गत कक्षाओं में हमने भारत में धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण के कारणों और विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया था कि भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराओं के कारण भारत में धार्मिक पुनर्जागरण हुआ और उस पुनर्जागरण के फलस्वरूप भारत में जो सामाजिक आंदोलन हुए उसमें ब्रह्म समाज प्रमुख है। आज हम ब्रह्म समाज भाग 1 का अध्ययन करेंगे। भारत में पुनर्जागरण के विभिन्न चरण। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन को कई चरणों से गुजरना पड़ा। प्रथम चरण में यह बौद्धिक आंदोलन रहा और इसने हमारे साहित्य, हमारी शिक्षा के माध्यम से विचारधारा को प्रभावित किया। दूसरे चरण में यह आंदोलन एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका हमारे धर्म व समाज पर सुधारात्मक प्रभाव पड़ा। तीसरे चरण में इस पुनर्जागरण ने भारत का आर्थिक एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया और अंत में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इन सुधारों आंदोलनों की कड़ी में सबसे पहले ब्रह्म समाज आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना। अंग्रेजी प्रशासन की नींव सर्वप्रथम बंगाल में पड़ी थी, इसीलिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी सर्वप्रथम बंगाल में ही लक्षित हुआ। बंगाल के शिक्षित तथा पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नवयुवकों ने धर्म के विषय में नवीन रूप से चिंतन प्रारंभ किया। धार्मिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करने हेतु राजा राम मोहन राय ने यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की। इसमें अंग्रेज बैरिस्टर तथा भारतीय प्रबुद्ध लोग धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, परंतु लक्ष्य स्पष्ट न होने तथा निश्चित कार्य प्रणाली न होने के कारण यह मिशन असफल रहा। तत्पश्चात 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधा नगर नाम गांव के एक संपन्न जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी मेधावी प्रतिभा को देखकर उनकी शिक्षा अच्छे से अच्छा प्रबंध किया गया। 9 वर्ष की आयु में ही उन्हें अरबी और फारसी की शिक्षा के लिए पटना भेज दिया। उन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने करीब 10 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की और इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी भाषा पढ़ी। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। जमींदारी की पैतृक संपत्ति तो उनके पास थी ही, स्वयं निजी व्यापार से भी उन्होंने काफ़ी धन अर्जित किया। 1814 से वे कलकत्ता में ही रहने लगे और नगर के संभ्रांत लोगों में उनकी गणना होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपना सारा समय समाज और धर्म की समस्याओं पर विचार करने में लगाया। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनका देहावसान हो गया। राजा राम मोहन राय को अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त थी। वे तत्कालीन भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में अधिकारपूर्वक लिख सकते थे। 1803 में उन्होंने फारसी में तुहफ़ातुल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी और उसमें मूर्ति पूजा का तर्कपूर्वक खंडन किया। 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का बांग्ला में अनुवाद किया। 1816 में ईश और केन उपनिषदों का बांग्ला और अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1 वर्ष बाद कई और मुंडक उपनिषदों का अनुवाद किया। उन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि प्रमुख धर्मों का गहराई से अध्ययन किया। इसलिए उन्होंने धर्मों का ज्ञानकोश कहा गया है। राजा राम मोहन राय की कृतियाँ।
राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन कर अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व सामाजिक विचारों को एक लेखक व आलोचक के रूप में भी जनता के समक्ष रखना प्रारंभ किया। 1832 तक विभिन्न रूपों में आपकी 8 कृतियाँ संपन्न हो गई थी। उनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं। प्रेस नियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल एवं सम्राट को याचिका 1823 ईस्वी, ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील, प्राचीन एवं आधुनिक सीमाओं का संक्षिप्त वर्णन तथा भारत का इतिहास, हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर कतिपय आधुनिक अतिक्रमण से संबंधी संक्षिप्त टिप्पणियाँ, यूरोप वासियों को भारत में बसाने संबंधी विचार। उपर्युक्त कृतियों से स्पष्ट है कि राजा राम मोहन राय का दृष्टिकोण मूलतः बौद्धिक था। उन्हें आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधारक कहा जा सकता है। बौद्धिक से हमारा अभिप्राय यहाँ उस व्यक्ति से है जो परंपरा और विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सके और यह निर्णय कर सके कि किस मान्यता को स्वीकार किया जाए और किसका विरोध किया जाए। उन्होंने अपनी दृष्टि से, अपने विचार से तथा अपने अनुभव से तत्कालीन भारत में प्रचलित परंपराओं और मान्यताओं को समझना चाहा और उनमें यदि कुछ परंपराएं और मान्यताएं उन्हें अनुचित प्रतीत हुई तो बड़े साहस के साथ उन्होंने उनके विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। राजा राम मोहन राय का समय भारतीय इतिहास के लिए संक्रमण काल था। 18वीं सदी को मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था से निकलकर भारत आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था। पश्चिम के विचारों का भारत में तेजी से प्रसार हो रहा था। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। यह ऐसा समय था जब भारतीय समाज को एक नई बौद्धिक और सामाजिक चेतना की आवश्यकता थी, जो प्राचीन जाति प्रथा व नवीन मानवतावाद के बीच उत्पन्न खाई, अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की दूरी पर पुल बांधकर प्राचीन से अर्वाचीन की ओर ले चले। यह क्षमता राजा राम मोहन राय में थी। इसलिए उनकी जीवनी लिखने वाली मिस कॉलेट ने लिखा है, इतिहास में राजा राम मोहन राय का स्थान उस महासेतु के समान है जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है। इसके आगे हम अब ब्रह्म समाज के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।